सुप्रीम कोर्ट की मुहर, सरकार मजबूत, क्या कांग्रेस बैकफुट पर? नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आप देख रहे हैं एजेंडा बेधड़क। अब जो निकाय चुनावों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर सरकार के पक्ष में जो आया है और विपक्ष खासकर कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने न सिर्फ हाईकोर्ट की तय की गई चुनावी टाइमलाइन को बरकरार रखा, बल्कि परिसीमन और प्रशासकों को लेकर के कांग्रेस की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है कि सरकार की चुनावी रणनीति और प्रशासनिक फैसलों पर अब न्यायिक मुहर लग चुकी है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने अदालत में राजनीतिक लड़ाई को कानूनी लड़ाई बनाने की कोशिश की और चूक गई? आज की बहस में हम यही पूछेंगे, क्या ये लोकतंत्र की जीत है या विपक्ष के लिए चेतावनी की घंटी? और चलिए आप चर्चा का आगाज करूं उससे पहले तमाम मेहमानों का तारुफ मैं आप लोगों से करवा देती हूं। शैलेश कौशिक जी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए हैं। संदीप कलवानिया जी हमारे साथ में बतौर कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर मुखातिब हुए। देवेंद्र शास्त्री जी बतौर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुखातिब हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा का आगाज मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ में करना चाहूंगी। संदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, एक बड़ा झटका। अब तो आप लोग चुनाव की तैयारियों में लग जाएंगे। नुपुर जी, जब मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊं कि राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था और नगरीय निकाय की जो व्यवस्था थी वो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है और अभी जनवरी 2025 में अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया। इस मामले को लेकर आम जनता ने भी माननीय उच्च न्यायालय में याचिकाएं दायर की थी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी याचिकाएं दायर की थी। उसमें निर्णय आते आते अभी हाल ही में डिवीजन बेंच ने निर्णय दिया है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले आप चुनाव करवाएं और 31 दिसंबर 2025 तक आप इस परिसीमन के काम को पूरा करें। जब ये मामला गया था माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, तो हमारा यह तर्क था कि जब 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम पंचायतों को और शहरी निकायों का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा और राज्य सरकार जानबूझ के परिसीमन या पुनर्गठन के आधार पे ये चुनाव नहीं करा पा रहे, लगातार देरी कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर चूंकि डिवीजन बेंच ने हाईकोर्ट संदीप जी, पहले तो हमने हाईकोर्ट को देखा और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, दोनों का फैसला एक ही है। उसके बावजूद आप लोग नहीं मान रहे, तो क्या आप कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानेंगे? उस पर भी आप अड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है। आप जो बात है वो पहले आप समझने की आप कोशिश करें, आप दर्शकों को भी समझने दें। जब मैं कह रहा हूं कि 243 ई और यू में स्पष्ट प्रावधान है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, यह संवैधानिक प्रावधान है। इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने, डिवीजन बेंच ने ये अभी रिसेंट जजमेंट दिया था कि आप जो चुनाव में जो देरी कर रहे हैं वो बिल्कुल कतई सही नहीं है और आप 15 अप्रैल से पहले आप चुनाव कराएं, ठीक है ना। तो हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बाकायदा एकल पीठ ने भी निर्णय दिया था कि आप चुनाव कराएं 243 ई और यू के प्रावधान के तहत, और डिवीजन बेंच ने भी दिया। तो हम तो मान ही रहे ना, हम तो आज लेकिन आप लोगों की जो भी वजह रही, याचिका रही, लेकिन कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और साफ तौर पर कह दिया कि 15 अप्रैल कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोर्ट ने ये नहीं कहा। आप खुद देख लीजिए, 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की बात नहीं कही। सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने की बात नहीं की। उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को नहीं माना है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम दखल नहीं करेंगे और यही तारीख रहेगी। आप खुद देख लीजिए कैसी बातें करते हो। बीजेपी के प्रवक्ता के पास नहीं, आप ऐसी नहीं, ये गलत बात है। आप कैसी बात कर रहे हैं? जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आप एक बार खुद देख लीजिए, चुनाव कराए, साफ तौर पर कह दिया है कोर्ट ने 15 अप्रैल तक आप चुनाव करवाइए। आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, आपको जानकारी पहले आप पढ़ के आइए। संदीप जी, 15 मेरे से बेहतर आपको कि 15 अप्रैल की बात की कोर्ट ने बोली है डेट। आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप पढ़िए पहले।
आपको क्या 15 अप्रैल के बाद की आपके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोई अलग फैसला दिया है क्या? संदीप जी प्लीज आप ऐसे बात करेंगे बिना रिसर्च के बताइए। शैलेश जी जब डिवीजन बेंच एक मिनट, शैलेश जी मैं आपके पास में आऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कांग्रेस की जो मांग है वो गलत है। संदीप जी प्लीज डिसिप्लिन को आप मेंटेन तथ्य को रखिए। तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करें। नहीं आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करें, तथ्यों को ऐसा नहीं हो तोड़ मरोड़ के सकता। पेश करना मेरी आदत नहीं है। सबसे पहले आप कोर्ट का फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जब हाई कोर्ट बीजेपी के बेंच ने जब पहले से आपने संदीप जी डिवीजन बेंच ने मैं यहाँ पर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए। संदीप जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे तो रही है? हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसमें गलत कहाँ पर है? संदीप जी एक आप काम ये तो कीजिए, गलत कह रहे हैं। आप नहीं संदीप जी एक काम कीजिए, आप ये शो के लिए कर लीजिए। कि आप निश्चित रूप से आप ये कह रहे हैं कि तथ्य गलत। आप संदीप जी पहले आप कांग्रेस की फैक्ट जो चेक मांग करके थी क्या आइए। क्या उसको 15 नकारा है अप्रैल क्या? के बाद की तारीख दी है क्या कोर्ट ने? शैलेश जी मैं आपके पास में आऊंगी। एक मिनट संदीप जी एक मिनट। शैलेश जी जो कोर्ट का फैसला आया है अब, लेकिन लगातार सवाल यही उठ रहे हैं अब ये डेडलाइन क्या क्रॉस तो नहीं होगी? देखिए सरकार पहले ही चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध थी। सरकार की चुनाव की प्रक्रिया जारी है, लेकिन दिक्कत ये थी कि कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जिस तरीके से बात कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब 15 नवंबर 2025 को स्पष्ट रूप से कह दिया गया था और सरकार उस आदेश की पालना में लगातार चुनाव की तैयारी कर रही थी, चुनाव कराने के लिए काम कर रही थी। ऐसे में जब कांग्रेस के नेता जो संयम लोढ़ा है, जो जिस तरीके से उन्होंने याचिका दर्ज की और याचिका को माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज खारिज कर दिया कि वो किसी भी प्रकार के उच्च न्यायालय के निर्णय में जो 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने के लिए उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये कांग्रेस के नेताओं की एक तरीके से हार है, क्योंकि सरकार तो तैयार है चुनाव कराने को, लेकिन दूसरी बात यह है कि सरकार चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन आप ये भी विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा ये दिया गया है कि ओबीसी आयोग का गठन होगा और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का निर्धारण होगा। ऐसी स्थिति में सरकार केवल तो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उस रिपोर्ट के आते ही सरकार अपनी तैयारी कर चुकी है और वार्डों के परिसीमन पुनर्गठन का कार्य लगभग पूर्ण होने की स्थिति में सरकार लॉटरी निकालने के लिए चुनाव आयोग निकालता है, उसके लिए भी सरकार की तैयारी है। लेकिन दिक्कत यह है कि कांग्रेस के नेता पहले विधानसभा में आपने देखा होगा जब इस तरीके के इसके परिसीमन के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और इनके नेता बहिर्गमन कर गए थे, ना तो विधानसभा में कुछ बोलने को तैयार होते हैं, ना सुनने को तैयार होते हैं, ना जनता के बीच में केवल हाय अल्लाह, चाहे कोर्ट के माध्यम से और चाहे केवल अनावश्यक मंचों पर। बाकी सरकार पूर्ण रूप से अपने चुनाव कराने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, उस इंतजार के बाद सरकार और चुनाव आयोग इस चुनाव को कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। देवेंद्र जी मैं आपके पास में आऊंगी। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और साफ तौर से राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले का ही उन्होंने समर्थन किया और ये भी कह दिया कि मैं इंटरफेरेंस नहीं करूंगा, 15 जो अप्रैल की तारीख है 2026 की, तब तक चुनाव करवा दिए जाए। इस फैसले को कैसे देखें? देखिए नूपुर जी, इस फैसले को आप किसी की हार जीत की नज़र से न देखें जी। और जो राज्य में जो व्यवस्था है और जो सरकार चाहती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार ये घोषणा करती रही है कि एक साथ चुनाव कराए जाएं। तो आप देखेंगे कि जो पंचायतों का कार्यकाल है, कोई 3,500-4 हजार पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ख़त्म हुआ, उसके बाद कुछ पंचायतों का कार्यकाल नवंबर में ख़त्म हुआ और कुछ का अभी हुआ नहीं है, शायद होने वाला है, ऐसा कुछ है। और यही हाल स्थानीय निकाय के चुनावों का चल रहा है। तो एक उस नज़र से आप इसको व्यवस्था की नज़र से देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि हम एक साथ चुनाव कराएंगे, तो वो नज़रिया उसको देखते हुए फैसला ठीक है कि 15 अप्रैल जो है ये डेडलाइन ऑलरेडी हाईकोर्ट ने निश्चित कर दी है। और आप ये मानेंगे नूपुर जी के पहले तो ये 15 अप्रैल भी संदिग्ध लग रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने एक बैरियर डाल दिया है। तो अब निश्चित रूप से राज्य सरकार को 15 अप्रैल की डेडलाइन को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में ये भी बहुत बड़ा काम हुआ है कि पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है, इवन नगर निगमों और स्थानीय निकायों का भी पुनर्गठन हुआ है। करीब 3,500 नई पंचायतें बना दी गई हैं जिनका चुनाव अब अगले बार में होगा। तो उस सारी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ठीक ही किया
कि उसको उलझाने की बजाय 15 अप्रैल की डेडलाइन के हिसाब से हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्होंने ठीक किया कि भाई ठीक है, अब जो डेडलाइन हो गई उस पर चुनाव होने दीजिए, हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन कांग्रेस का अपना एक आर्ग्यूमेंट था कि उनका बेसिकली इस पर नहीं था कि 100 चुनाव क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका यह था कि जो वार्डों का पुनर्गठन चल रहा है उसमें उनको राजनीति नजर आ रही है कि भाई वो जो पुनर्गठन का प्रोसेस है वो इस तरह से किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट बैंक की नजरिए से इनका डिवीजन कर रही है और उसको वो रोकना चाहते थे। पर मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपने ग्राउंड पे काम करना चाहिए। और ये जो चुनाव अगर अप्रैल से पहले हो जाते हैं तो ये काफ़ी कुछ जो है दोनों पार्टियों के लिए निर्णायक होंगे। ठीक है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास में आऊंगी। आपने देवेंद्र जी को सुना, जिस तरह से ये फैसला आया मुझे लगता है ये बैलेंस वाला है, और जिस तरह से देवेंद्र जी ने भी बताया कि वो निर्णायक फैसला होगा। लेकिन जिस तरह से आज सिर्फ तिथि की बात ही नहीं थी कोर्ट में, हमने देखा परिसीमन को लेकर के जो याचिका लगाई थी या फिर प्रशासकों को लेकर के लगाई थी, और समय सीमा तीनों पर जो है वो खारिज हो जाती है। संदीप जी। नुपुर जी, मैं आपको बताऊं, आप जिस चैनल पे बैठे हैं वो एक राजस्थान का लोकप्रिय चैनल है और जनता इसको काफी लोकप्रिय रूप से देखती है। तो मैं आपको ये जो चुनाव का आप जो अभी आपने 3 फैक्ट आपने एक साथ मिक्स कर दिया। आप चाहे कोर्ट का ऑर्डर देख लेना, जो आप कह रहे हैं कि परिसीमन के आधार पे था, एक डेट पे था, अरे प्रशासकों पे, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ और सिर्फ ये चुनाव के 3 याचिका जो ये याचिका लगाई थी परिसीमन प्रशासकों को लेकर के चुनाव की समय सीमा पर नहीं थी। 1 मिनट, या तो आप पहले बोल लीजिए, आप बीच में बोलते हैं। आपने मेरा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। संदीप जी देखिए विरोध, संदीप जी आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, 1 मिनट संदीप जी, आप जिस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, एक तो आप तहजीब से रहिए और विरोध करने की भी एक तरीका होता है। आप अपनी बात रखिए, ठीक है, बोलिए। संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास में मैं आऊंगी। शैलेश जी, आपसे समझना चाहेंगे, परिसीमन को लेकर के लगातार चर्चा होती रही है। ठीक है, अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आप लोगों के पक्ष में ये फैसला दिया है कि 15 तारीख तक आप लोग चुनाव करवा लीजिए, 15 अप्रैल 2026 तक। लेकिन परिसीमन प्रक्रिया को लेकर के अभी तक कितना प्रोसेस जो है वो हो चुका है, कितना परसेंटेज काम हो चुका है, क्योंकि वक्त वाकई में बहुत कम है। देखिए नुपुर जी, पहली बात तो जो विपक्ष के लोग परिसीमन के ऊपर हाई कोर्ट में भी गए थे उनमें, और आज सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भी, आपको ध्यान होगा, जो तमाम याचिकाएं थी परिसीमन के संबंध में वो खारिज कर दी थी। क्योंकि परिसीमन और पुनर्गठन ये दोनों राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और इनमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो आबादी के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से पुनर्गठन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब हर बार चुनाव होते हैं तो उनका किया जाता है और माननीय राज्य सरकार के द्वारा इसमें लगातार काम किया गया। नगर निकायों का परिसीमन पूरा हो चुका है, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो चुका है और जिला परिषद और पंचायत समिति का पुनर्गठन स्थानीय स्तर पर जारी है, जो 31 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। क्योंकि जिला परिषद भी बढ़ी है, पंचायत समितियां लगभग 300 साढ़े 300 नहीं बढ़ी है। इसके अलावा आप देखिए कि ग्राम पंचायतें नहीं बनी है लगभग 3441 के आसपास। तो ऐसी स्थिति में इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से पंचायत समिति और जिला परिषद का पुनर्गठन होना है, जो प्रक्रिया लगातार चल रही है। स्थानीय स्तर पर जिला कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से लगातार इस पर काम जारी है। ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा उन सभी आवश्यक कार्यों को जो चुनाव के लिए आवश्यक है कराने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जब पूर्व में जाहिर की जा चुकी है, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो भी डेडलाइन माननीय न्यायालय द्वारा तय की गई है, सरकार उसके अंतर्गत चुनाव कराएगी। लेकिन परिसीमन के आधार पर हाय हल्ला करने से पहले कांग्रेस के नेताओं को सोचना चाहिए कि एक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परिसीमन हुआ है जिसमें जो वेरिएशन था 15% का, उसका भी ध्यान रखा गया प्लस माइनस का। लेकिन एक कांग्रेस के समय परिसीमन हुआ था, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर कांग्रेस के प्रवक्ता सुन रहे हैं तो कहीं तो 143 वोट पर वार्ड नगर निकाय का वार्ड बना था, कहीं 500 पर, कहीं 3000 पर, कहीं 6000 पर। ऐसे वेरिएशन एक एक नगर पालिका के अंतर्गत थे, जो निश्चित रूप से कहीं हेरिटेज जयपुर नगर निगम को केवल तुष्टीकरण के आधार पर नगर निगम बना दिया गया,
जोधपुर और कोटा का 2-2 नगर निगमों बांट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं किया, क्षेत्रवाद को नहीं ध्यान रखा, केवल जनसंख्या के आंकड़ों को, आम जनता को सुलभता मिले, दूरी कम हो, जनता को आराम से सुविधाएं मिल सके, ऐसी स्थिति में पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य किया गया है जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है। ठीक है शैलेश जी, मैं देवेंद्र जी के पास में आऊंगी। देवेंद्र जी, परिसीमन को लेकर के लगातार इस प्रोसेस को लेकर के चर्चा हो रही है, ऐसे में इसका इम्पैक्ट क्या कुछ होगा, क्या लगता है कि क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि परिसीमन होता है, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती आई है कि परिसीमन ये राजनीतिक लाभ लेने की वजह से बीजेपी ने इस प्रोसेस को किया है, इस तरह का आरोप लगातार है, क्या वाकई में कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा चुनावों में? देखिए नुपुर जी, दो बातें मैं इसमें आपके जवाब में कहूँगा कि एक बात तो जैसे शैलेश जी कह रहे हैं कि भाई परिसीमन का एक प्रोसेस है और वो हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ जनप्रतिनिधि की जगह आप प्रशासक केवल इमरजेंसी में लगाते हैं। आपको अगर ये जरूरत महसूस हो रही थी तो आपके पास 2 साल का कार्यकाल था, उस दौरान आप ये कागजी कार्रवाई, ग्राउंड वर्क आप पूरा कर सकते थे और टाइम पर जो ये संस्थाएं हैं उनमें जनप्रतिनिधियों को उसी हिसाब से आप लगा भी सकते थे, चुनाव टाइम पर भी हो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि परिसीमन के लिए आपको 1-1 साल का टाइम चाहिए, पहली बात। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये परिसीमन की प्रक्रिया जो है हमारे यहाँ पर व्यवस्था के हिसाब से, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, लोगों की, जनता की जरूरत के मुताबिक नहीं होता है। ये पॉलिटिकल पार्टी अपने जीत और हार की नज़र से करती हैं, अपने वोट बैंक की नज़र से करती हैं, जनता का ध्यान नहीं रखा जाता। और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि यह आज से नहीं हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी अकेली कर रही हो ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी यही करती आई है और उसी से सीखा है भारतीय जनता पार्टी ने भी। तो निश्चित रूप से जो आरोप कांग्रेस को डर लग रहा है, तो वो कांग्रेस को एक्सपीरियंस है इस बात का कि वो अपने वोट बैंक के हिसाब से अपने वार्ड बनाएंगे, अपने वोट बैंक के हिसाब से जो है प्रशासक नियुक्त करेंगे ताकि उसमें काम हो जाए। तो ये सारी जो परिसीमन की व्यवस्थाएं हैं उसमें ये ड्रॉबैक हैं, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टी अभी जनता के इंटरेस्ट में नहीं, व्यक्तिगत पार्टी के इंटरेस्ट में ज़्यादा काम करती है। ठीक है, शैलेश जी मैं आपके पास में आऊंगी। एक तो देवेंद्र जी की बात का रिएक्शन चाहूंगी, इसके अलावा एक और फैसला आपने बखूबी तरीके से पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासकों को अस्थायी व्यवस्था माना है, तो सरकार कैसे सुनिश्चित करिए कि जो चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह फैसले ना ले? शैलेश जी देखिए, पहली बात जो देवेंद्र जी ने कही थी कि सरकार शुरू से वन स्टेट वन इलेक्शन की ओर बढ़ रही थी और सरकार लगातार परिसीमन के काम पर काम कर रही थी, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि 1 जुलाई 2024 को जनगणना जो रजिस्ट्रार हैं, केंद्रीय जनगणना रजिस्ट्रार, उनके द्वारा तमाम तरीके के किसी भी प्रकार के, चाहे वो बाढ़ के पर हो, चाहे वो जलीय पर हो और चाहे किसी गांव पर हो, उसके सीमा के छेड़छाड़ पर रोक लगा दी गई थी। ऐसी स्थिति में उस समय वो काम रुक गया था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पत्र लिखा और उसके बाद एक छूट मिली और छूट के बाद इस परिसीमन को कार्य को पूर्ण किया गया, क्योंकि जनगणना जब शुरू रोक हटी थी तो उस स्थिति में कार्य करना संभव नहीं था। तो इस कारण परिसीमन का काम था वो इस कारण लेट हुआ है, सरकार का काम लगातार जारी था। दूसरी बात इस विषय में यह भी याद होना चाहिए कि चुनाव के लेट होने का कारण केवल एक परिसीमन नहीं है, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट है जिसके लिए उच्चतम न्यायालय का निर्णय है कि किसी भी राज्य में अगर पंचायत, नगर निकाय के स्थानीय चुनाव होंगे जो भी होते हैं, उनमें पहले ओबीसी सर्वे, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लेना जरूरी है, उसके आधार पर उनके आरक्षण का निर्धारण होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जो टेक्निकल पॉइंट थे उन पॉइंटों को पूरा करने के लिए चुनाव में देर हो रही है, ताकि सरकार अपनी तरफ से पूर्ण रूप से तैयार है। जहां तक रही प्रशासकों की बात, तो प्रशासक चूंकि पंचायती राज क्षेत्र में, चाहे नगर पालिका क्षेत्रों में, पंचायतों में मत बताइए, पंचायतों का कार्यकाल खत्म हुआ है, वहां उन्हीं सरपंचों को प्रशासक लगाया गया है। क्या वो प्रशासक जो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो प्रशासक सारे बीजेपी के हैं? क्या बीजेपी के सारे सरपंच थे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सरपंचों को हटाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशासक लगाया है? एक जो चली हुई प्रक्रिया थी, उसी प्रक्रिया के अगर चुने हुए प्रतिनिधि को ही प्रशासक के रूप में लगाया गया है और उनकी पावरों को भी बीडीओ के साथ बांटा गया है। ऐसी स्थिति में पंचायती राज को सुदृढ़ करने का काम, केवल राजनीतिक काम नहीं किया, पंचायती राज को सुदृढ़ करने का काम इन प्रशासकों के रूप में किया गया है। ठीक है, देवेंद्र जी
जब कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ जाए तो मेरी टीम से अनुरोध है, मैं चाहूंगी कि मुझे बता दें देवेंद्र जी, जो लगातार इतने बड़े बदलाव यहाँ पर किए जा रहे हैं, 15 अप्रैल 2026 की डेडलाइन है, उससे पहले चाहे परिसीमन को लेकर के प्रशासकों की जो बात कही गई उसको लेकर के, ऐसे में इतने बड़े बदलाव से क्या चुनावों के अंदर वोटों के समीकरण भी बदल जाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, ये पूरा का पूरा शैलेश जी माने या न माने, ये पूरी एक्सरसाइज उसी नज़र से की जा रही है। अब ये अलग बात है कि जनता किस तरह से वोट करती है और जनता किसको वोट देती है, लेकिन कोशिश तो ये होती है कि जो मौजूदा सरकार है वो अपने हिसाब से वोट बैंक की नज़र से वार्डों का परिसीमन करे या पंचायतों का करे या नगर निगम या नगर परिषदों में उसी नज़र से उनका परिसीमन करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रतिनिधि जीतकर आ सके। और ये एक्सरसाइज जो है पार्टी के लेवल से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक चलती है, और इवन जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो भी ये कोशिश करती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका हिस्सा जो है, उनके इंटरेस्ट का हिस्सा जो है वार्ड के अंदर जुड़े। लेकिन आप ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वोटर अल्टीमेटली किस तरह से वोट करेगा ये कोई नहीं कह सकता है। लेकिन निश्चित रूप से जो आप जो बात कह रही हैं, सरकार के स्तर पर जो परिसीमन का काम हो रहा है उसमें ये एंगल जरूर होगा कि कोई राजनीतिक बदलाव इस तरह का हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रूरल एरिया में वो प्रभाव नहीं है जो शहरी इलाके में है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ग्रामीण इलाकों में भी उनके वोट बैंक का से ज्यादा प्रतिनिधि जीत करके आए। ठीक है संदीप जी, आपने देवेंद्र जी को सुना, बताइए अब आप लोग चुनाव के लिए तैयारियों में उतर रहे हैं। संदीप जी, आपका जो माइक है वो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। राज्य सरकार जो परिसीमन और पुनर्गठन के आधार पे जो चुनाव लगातार टाल रही है, इसको लेकर हम कोर्ट तक भी गए हैं और कोर्ट ने बाकायदा एक डेडलाइन बनाई है, मगर उसके बाद में भी राज्य सरकार के यहाँ पर आज तक भी कोई डेट डिक्लेयर नहीं हुई है कि हम इस तारीख तक चुनाव करवा देंगे। नंबर एक बात। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि हम पुनर्गठन और ओबीसी आयोग की, तो ओबीसी आयोग को बने हुए 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया। अभी आप देखें कि एक भी रिपोर्ट कोई आई हो तो ये बताएं, आखिर ये लगातार परिसीमन, ओबीसी आयोग, ये सभी जो मामले लेकर ये लगातार चुनाव टाल रही है, वो गलत है, वो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। आप देखें, जब चुनाव नहीं हो पा रहे तो ग्रामीण क्षेत्र में कई तरह के विकास की योजनाएं जो फंड मिलता है वो अवरुद्ध है। जिन जनप्रतिनिधियों को 5 साल के लिए चुना गया था, आज उनको ये लगातार काम करवा रहे हैं और वो भी दोहरी नीति अपना रहे हैं। तो गांव में तो इन्होंने उन्हीं जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बना दिया और शहरों में इन्होंने क्या किया है, अधिकारियों को प्रशासक बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने में फर्क है। दूसरा ये कह रहे हैं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन, तो एक बात बताएं, जब मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन आपकी मंशा है, तो आपने कोई कानून पारित करवाया या कैबिनेट में कोई चर्चा की या कोई अध्यादेश लेके आए या कोई अधिसूचना जारी की? आप किस आधार पे 1 स्टेट 1 इलेक्शन कराना चाहते हैं, राजस्थान की जनता को बताएं तो सही ना, आपकी मंशा क्या है, आप स्पष्ट करें और आप चुनाव का एक कैलेंडर जारी तो करें। हम कोर्ट में गए तो हम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में इस वजह से गए थे कि वो 15 अप्रैल की जो डेट दी है वो उससे भी पहले किया जाए, क्योंकि 1 साल से चुनाव लंबित है। आप अभी देवेंद्र जी बता रहे थे कि कोई ऐसी कानूनी प्रावधान नहीं है कि आप असीमित टाइम तक आप परिसीमन और पुनर्गठन करते रहेंगे। नहीं, कोई प्रशासकों की कोई कानून में ऐसा प्रावधान है कि आप प्रशासक लगा सकते हैं। जिनको 5 साल के लिए चुना था उनका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो क्या अब नए जनप्रतिनिधियों का चुनाव करना क्या उचित नहीं है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी जो हार की डर से जो अपनी गनी जोड़ रही है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है, उसमें ये सफल होने के प्रयास कर रहे हैं। मगर अभी दिसंबर का महीना है, अभी 3.5 महीने का टाइम है, क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी चुनाव की डेट डिक्लेयर कर रही है? ठीक है शैलेश जी, मैं आपके पास में आऊंगी। आपने संदीप जी को सुना, कांग्रेस के प्रवक्ता का रिएक्शन भी लूंगी संक्षिप्त में। अब आपका क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि ये सवाल मेरा भी रहेगा कि जिस तरह से अभी कुछ जगहों पर
जो डीले के कारण वहां की जनता को, खास तौर पे जो ग्रामीण इलाके, जाहिर सी बात है वहां पर बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में अब जनता जाए तो जाए कहां पे, क्योंकि वहां पर तो अधिकारियों ने कह दिया भाई हमारा तो कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस आशंका को आप कैसे दूर करेंगे? देखिए नुपुर जी, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी अज्ञानता पर मैं सोचता हूं कि किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, हमने उन्हीं सरपंचों को प्रशासक के रूप में लगाया है। मैंने पहले भी कहा था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो पूर्व में चुनाव में चुने हुए सरपंच हैं। और उनको और बीडीओ को जो ग्राम विकास अधिकारी होता है सारी पावर दी है, वित्तीय शक्ति दी है, खातों की शक्ति दी है। ऐसी स्थिति में विकास का कोई काम नहीं रुक रहा। राजस्थान की सरकार ने पंचायती राज के लिए मजबूत करने का काम किया है और नया जो पुनर्गठन पुनर्सीमांकन हुआ है इससे नई पंचायतों का गठन हो रहा है। लगभग 350 क्या कहते हैं। शैलेश जी, शायद देवेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संक्षिप्त में बताइएगा देवेंद्र जी, समय सीमा कम है। मैं शैलेश जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है और उसने कितना काम किया है इसका भी कोई अपडेट सरकार के पास नहीं है। अगर उसके आधार पे चुनाव अगर डिले हो रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये आपकी 15 अप्रैल की डेडलाइन है, ये भी क्रॉस होने वाली है। तो मैं समझता हूं कि शैलेश जी शायद ये बता पाएंगे कि ओबीसी आयोग किस हद तक अपनी रिपोर्ट टाइमली देगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े ही संजीदगी के साथ में इस चर्चा को किया है। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार क्या जो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था 15 अप्रैल 2026 की तारीख का, तब तक ही चुनाव करवा दिए जाए, ऐसे में क्या अब सरकार इस डेडलाइन को क्रॉस तो नहीं करेगी? क्या वाकई में समय पर चुनाव हो जाएंगे? लेकिन ऐसे में सवाल ये भी है, क्या सरकार इस तरह से आशंका को कैसे दूर करेगी जो अभी ग्रामीण इलाकों में समस्याएं देखने को मिल रही है, आखिरकार उनका समाधान कैसे होगा? तो ये सवाल आप पर छोड़ के जा रही हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर बताइएगा। और इस शो में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।